आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये कैसे ठाना कि आपको आगे चलना है, अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये ख्याल कैसे आपके मन में आया? शुरुआत तो मेरी अभिनय से नहीं हुई थी। मैं डांस के लिए मैं गई थी थिएटर में, जैसे इप्टा का समर कैंप लगा था। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा कि अभिनय अच्छा है, तो फिर मैं बस चलते चली गई जी और बस इस तरह से। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपकी रुचि जो थी वो नृत्य में थी, और नृत्य का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है अभिनय। और जब आप अभिनय में के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो नाटक एक ऐसा ऐसा मंच है, या एक ऐसी विधा है हम कह सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजों का अवसर मिल जाता है। और हमारे बीच एक ऐसे प्राध्यापक हैं जो कि नाटक पढ़ाते भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे प्रीतेश जी कि नाटक का मंचन करना ज्यादा कठिन है या नाटक को पढ़ाना? देखिए, कठिन तो इस दुनिया में जीना ही कठिन काम है। नाटक एक बहुत प्यारी सी कला है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम नाटक को या हम अभिनय को चुनते हैं, रंगमंच को चुनते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम किसी कला को चुन सकें। तो मेरा मानना ये है कि जो कला है, अभिनय है, रंगमंच है या कोई भी कला है, वो कुछ खास लोगों को चुनती है, कुछ खास ऐसे लोगों को चुनती है जिसके अंदर संवेदनशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो थिएटर पढ़ाना और थिएटर करना, ये दोनों आपस में बहुत कठिन काम है। लगातार मैं अभी बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो मैंने जो महसूस किया कि रंगमंच में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे हीरा सर हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़े हुए हैं, मैम बैठी हैं, उनका भी एक थिएटर में अच्छा खासा पहचान है, परख है। हम लोगों ने भी खैरागढ़ से पढ़ाई शुरू की, फिर वर्धा में हम लोगों ने मास्टर्स किया, मास्टर ऑफ फिलॉसफी की थिएटर में। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थिएटर को पढ़ के करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप सीधे तौर पर चले जाते हैं कि हमें अभिनय करना है और हम अभिनय की बारीकियों को नहीं जानते हैं, क्योंकि ये क्राफ्ट का काम है। सबसे पहले आपको आपके शरीर को जानना होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा इसकी बहुत ज़रूरी है। और वो कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा से दूर भागकर सीधे अभिनय करना या सीधे थिएटर करना शुरू कर देते हैं, अपने शौक के लिए थिएटर शुरू करना कर देते हैं। लेकिन जो पढ़ाई करने के बाद इसे शुरू करते हैं, वो एक अपनी रोजी रोटी उनके साथ जुड़ जाती है, वो एक पेशेवर कलाकार के रूप में काम करने लगते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से कला ही चुन लेती है कलाकार को, ऐसा हमने बहुत जगह पे सुना है। हीरा जी, क्योंकि लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं और लगातार नए नए कलाकार राज्य को, देश को दे रहे हैं, तो अब आपसे जानना चाहेंगे सर कि रंगमंच की प्रस्तुति को लेकर आपका क्या मत है? क्योंकि पहले और अब के समय में क्या आपको अंतर नजर आता है? पहले के दर्शक दीर्घा में दर्शकों की संख्या ज्यादा थी, या आपके समय में आपको लगता है कि दर्शकों की संख्या में इजाफा हो रहा है? इसमें जो मेरा जो मत है उससे हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, पर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि अभी का जो टाइम है वो थिएटर के लिए गोल्डन टाइम है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपने चरम पे है, वो इतने चरम पे पहुंच गई है कि वो इतना सस्ता हो गई है कि वो आपके बहुत नज़दीक, बहुत अंदर अंदर तक घुस गई है। अब ऐसी स्थिति में आप भागते हैं उस चीज़ से, तो भाग के जाएंगे कहाँ? तो भाग के आप जीवंत कला की तरफ आते हैं। तो थिएटर देखना आपके लिए सुकून भरा होता है। इसीलिए आप देख लीजिए मेट्रोज में आपको फिल्म का टिकट आपको आसानी से मिल जाएगा, थिएटर का, नाटकों का जो टिकट है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, वहाँ इतनी भीड़ होगी। तो वही चीज़ अभी हमारे शहर में भी है, क्योंकि हमारा शहर बड़ा है, बड़ा हो रहा है, एक मेट्रो कल्चर को अपना रहा है। तो यहाँ भी वो चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे। पहले जब नाटक करते थे तब दर्शक बहुत सीमित थे, उसमें सिर्फ नाटक जानने वाले, नाटक देखने वाले, नाटक करने वाले ही नाटक देखने आते थे। आम दर्शक बहुत कम होते थे, क्योंकि माध्यम भी वैसे होता नहीं था कि हम आम दर्शकों तक पहुंच सके वहां तक। अब माध्यम हमारे पास में काफी बड़ा है जी, तो हम हर आम दर्शक तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो आम दर्शक ज्यादा जुड़ रही है नाटकों के साथ में। तो मुझे लगता है ये दौर बहुत अच्छा है, बशर्ते हमको अपने काम को पूरी ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करें, ताकि दर्शक जो आए उनकी जो आकांक्षाएं हैं उस पर आप खरा उतरिए, तो आपको सारी चीजें पूर्ति कर देगा वो जी। सर, मैं आपकी तरफ फिर से रुक करूंगी ये जानने के लिए कि रायपुर का सिनेरियो क्या कहता है। ममता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे मंचों पर एकल अभिनय किया है, तो ये एकल अभिनय का आपका अनुभव कैसा रहा, और ये एकल अभिनय करने के लिए आपने कितनी मेहनत की? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि अकेले ये अभिनय शुरू करूंगी। उसके बाद एक अवार्ड मिला
पुणे में एक प्रतियोगिता थी जिसमें मैं 27 लोगों को लेके गई थी। उसमें मेरा जो ड्रामा है वो उसको बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं अकेले खुद क्या कर सकती हूँ, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। चूँकि मैं थोड़ी धार्मिक उसमें थी तो मैंने मीरा शुरू किया और उसके बाद 6 महीने में मैंने मीरा तैयार कर लिया। फिर उसके बाद मैं अपने घर में ही मैंने और लोगों को बुलाया थिएटर से और इधर प्रेस और ये वो सब। तो उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे जो आप बोल रहे हो, अकेले बोल रहे हो, अकेले नाच रहे हो, तो ये जो है ये ठीक नहीं है। इसमें सबसे पहले आप उसको सीमित करिए, क्योंकि ड्रामा अच्छा है पर आज 2.5 घंटे एक साथ बैठ के लोग के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने और कहा कि म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना है और आपको डांस करना है तो उसके लिए तो आपको गाने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, नहीं तो गा भी नहीं पा रहे हो, नाच भी नहीं पा रहे हो। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई और फिर उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा कि पता नहीं कुछ कर रही हैं, छोड़ो जाने दो। पर जब वो धीरे धीरे वो जब आकार लेने लगा मेरा एकल नाट्य, तो लोगों ने कहा हाँ कुछ तो है जी। और मीरा को काफी लोकप्रियता भी मिली, आप मीरा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। और अब फिर से प्रीतेश आपसे जानना चाहते हैं कि अभिनय के प्रति कितनी रुचि अभी के युवाओं में आपको नजर आती है, किस तरह का प्रतिसाद देखने को मिलता है? देखिए, अभिनय जो शब्द है अगर उसको हम गौर करें तो वो अभी और नए शब्द को लेकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किसी ओर ले जाना, की ओर ले जाना जी। और नाट्य शास्त्र जो है, जिसे हम 5वां वेद कहते हैं, जो पूरा नाटक को समर्पित है और अन्य कलाएं भी उसमें हैं जिसका उल्लेख मिलता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था। तो अभिनय जो है वो उतना ही पुराना है जितना ये मानव जाति हमारी पुरानी है। जब से मानव का जन्म हुआ तब से अभिनय हो रहा है, जैसा हीरा सर ने बताया। तो अभिनय को लेकर के आज के युवाओं में जो एक जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, वो है अभिनय को सीखना, समझना और उसको उस तरह से समझना, क्योंकि आप जब अभिनय कर रहे होते हैं तो आपको देखने वाले लोगों की संख्या आपके पास है नहीं, वो बहुत से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और अभिनेता से लगातार लोग प्रभावित होते रहते हैं। अगर वो किसी भी प्रकार की चीजें हैं, जैसे रस के बारे में बहुत जिक्र होता है, रस क्या है, वो दर्शकों के लिए है। आज का अभिनेता अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन ये हमको ध्यान रखना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि अभिनय, रंगमंच, थिएटर ये दर्शकों के बिना अधूरा है और दर्शकों के अनुरूप या दर्शकों के हिसाब से हमें समझना होगा इस क्राफ्ट को, चाहे वो सिनेमा का हो। अब जैसे सिनेमा में अगर आ जाते हैं तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि हमें अपने लिए नहीं काम करना, हमको कैमरे के हिसाब से काम करना है। तो ये जो मुश्किलें हैं आज के लोगों में वो यही हैं कि सबको हीरो बनना है, वो थिएटर शुरू करते हैं, फिर वो बम्बई चले जाते हैं और फिर उनका वास्ता थिएटर से खत्म हो जाता है, लेकिन जो मूल चीज है वो तो थिएटर ही है। तो आज के अभिनेताओं में इस चीज की कमी है कि वो थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से ट्रेंड नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। लेकिन ये कला आपको बहुत जल्दी अगर प्रसिद्ध कर भी देती है तो बहुत जल्दी अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो नीचे भी गिरा देती है। तो आपको समय देना होगा और आज के युवाओं से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय दीजिए, थिएटर को समय दीजिए। जी बिल्कुल, थिएटर को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जी बिल्कुल, हीरा जी आप कुछ कह रहे थे? की बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। उसमें जोड़ना चाह रहा था जी। कि अभिनय तो एक कला है और हर कला समय मांगता है, क्योंकि वो कला है, वो आर्ट है। उसको सीखने के लिए आपके पास में वो धैर्य होना चाहिए, वो पेशेंस चाहिए जी। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और अभी के जो युवा हैं उनमें कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं सारे युवाओं नहीं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो चलन है कि क्विक रिजल्ट चाहिए, उसको तुरंत चाहिए हर चीज कि 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है मैगी। सो कला वैसा नहीं है, उसमें जितना टाइम चाहिए वो टाइम चाहिए, वो एक प्रक्रिया है। उससे जब वो गो थ्रू होगा तभी उसको रिजल्ट मिलेगा और वो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा उसके साथ रहेगा जी। लेकिन जो क्विक रिजल्ट जो मिला हुआ है वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक आपके साथ रहेगी, काम करेगा नहीं करेगा, ये चीजें हैं। जी बिल्कुल। तो हो सकता है आपको वो नेम फेम दिला दे, पर सिर्फ नाम, सिर्फ अब लोग आपको जाने, पर किस चीज के लिए जान रहे हैं। तो वो जो कला है उसमें कितना जीवन है, वो कितना जीवन जिएगा, ये तभी होगा जब
वो कला में वैसी बात होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर एक कला को वक्त की पर्याप्त आवश्यकता होती है और वो हमें बड़ी शिद्दत के साथ उसके साथ उस वक्त बिताना होगा। हीरा जी, आपसे प्रश्न ये है कि पहले हमने देखा है कि एक पूरा दौर चलता था, या तो पखवाड़ा होता था या सप्ताह भर का आयोजन होता था नाटक देखने के लिए, और उसमें लोगों की रुचि भी बड़ी बनी होती थी, अखबारों में भी उसका प्रकाशन बहुत अच्छे से होता था। लेकिन आजकल ना ये मिसिंग है। ऐसा लगता है कि ना वो पॉपुलैरिटी या वो लोकप्रियता अब कलाकारों को नहीं मिल पा रही है या नाटकों को नहीं मिल पा रही है। इस पर आपका क्या मत है और इसका कारण क्या लगता है आपको? इसका एक बड़ा कारण ये है, पहली बात तो ये कि नाटक हो रहे हैं, नाटक कर रहे हैं लोग, अभी भी नाटक कर रहे हैं। जिसको जिस हाल में जैसी जगह मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है, उसमें नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कला है अपने लिए उपजाऊ जमीन खोज लेती है। वो जमीन उपजाऊ है, वहां पनप जाएगा। लोग कहते हैं ना थिएटर मर रहा है, थिएटर मर रहा है। एक्चुअली थिएटर मर नहीं रहा है, थिएटर उनके अंदर मर रहा है। थिएटर तो जो कला है वो कला अपने लिए उपजाऊ जमीन खोज ही लेती है। तो जहां भी उपजाऊ जमीन है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, स्पेस कैसा है वो मैटर नहीं करता, नाटक हो रहा है। जी, तो ये उपजाऊ जमीन पर ही बात करेंगे कि ये उपजाऊ जमीन जो पहले थी वो अब क्या हो गई है, कंक्रीटकरण की वजह से समाप्त हो गई है। हालात हैं, अब कह सकते हो, हालात सबके एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो नए जो उपजाऊ जमीनें हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो उसकी कमी है, आप कह सकते हैं। तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए हमको, सपोज एक अच्छा ऑडिटोरियम हमको मिल जाए सुविधाजनक शहर के बीचों बीच, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस ऑडिटोरियम में रोज नाटक होगा। जी, लोग रोज नाटक करेंगे। और इंफ्रा अगर है भी तो वो इंफ्रा का एक दिन का किराया 1 लाख रुपए। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा था प्रीतेश जी। वो इतना सुविधाजनक हो जिसका किराया नाटक वाला वहन कर सके। उसमें सुविधाएं हो, उसमें लाइट हो, उसमें साउंड हो, एकॉस्टिक हो, सीटें हो, सारी चीजें हो। बहुत बड़ा हॉल नहीं चाहिए हमको जिसमें 5,000 लोग बैठे, हमको इतना ही चाहिए जिसमें 200 से 250 लोग भी बैठ जाएं, जी चलेगा, और वो सुविधाजनक हो। देखिए, उसका किराया ये जैसे सर ने कहा ना उपजाऊ जमीन, तो उपजाऊ जमीन तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि एक बेहतर किसान की भी आवश्यकता है। और वो जो किसान हैं वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। लेकिन साथ ही साथ में किसान को बहुत सारी चीजों की और भी आवश्यकता होती है। अगर आज के हम सरकार के तंत्र में देखें तो सरकार जो सब्सिडी देती है फिल्मों के लिए, जो सब्सिडी छत्तीसगढ़ कार्य ने तय किया है, थिएटर के लिए ऐसी कोई सब्सिडी नहीं है। अब हाँ, एक लाइन मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि थिएटर को आप प्रोफेशनल कार्य नहीं है। एक तो वो अपना समय दे के रिहर्सल करके थिएटर कर रहे हैं और उसके बाद में वो अपना काम करके व्यवसाय करके वो थिएटर कर रहे हैं। उसके बाद भी उसको पैसा लगा के, लाखों रुपए लगा के या 1,000 रुपए लगा के वो थिएटर के लिए, मंचन के लिए वो फिर इतना खर्च करे तो वो कैसे करेगा। और मैं ममता जी की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, थिएटर दोनों तरह से है, एक व्यवसायी भी है और एक शौकिया भी है। जी, शौकिया करते हैं उनको भी सुविधाएं चाहिए जो बेसिक होनी चाहिए, और जो प्रोफेशनल करना चाहता है उनको भी चाहिए। क्यों नहीं ये व्यवसाय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी इसमें जितने युवा रंगकर्मी हैं वो आएंगे, युवा कलाकार आएंगे। तो अगर उनको मेन स्ट्रीम थिएटर में लेके आना है, प्रोफेशनली लेके आना है, तो उसके लिए चीजें तो चाहिए। या फिर आप ऐसी चीजें करिए जिससे उनको लागत कम लगे, तो फिर लगातार नाटक करता रहे। जी बिल्कुल, आपकी तरफ फिर से आएंगे सर। व्यवसाय की बात आपने कही थी तो उस पर भी जिक्र करेंगे उसका हम। ममता जी, आपसे सवाल ये है कि हमने सुना है कि आप पढ़ाते हुए बड़े लोक कलाकारों को, मतलब लोक कलाओं को जीवित रखती हैं, अपने अध्यापन में उसका प्रयोग करती हैं। तो ये जो प्रयोग है, क्या आपको लगता है आगे चलकर थिएटर के लिए बहुत उपयोगी होगा, या आपके अध्यापन में क्या वो थिएटर की छाप आपको नजर आती है? जी हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2022 मुझे मिला है। और मैं बच्चों को जो गा गा के पढ़ाती हूँ, पंथी में, पंडवानी में, बच्चे नाच नाच के जो पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रयोग है ये मेरा सफल रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो जॉयफुल लर्निंग है या मातृभाषा में पढ़ाई है, वो सब चीजें इसमें आती हैं। जैसे पंथी जैसे कैसे पढ़ाती हूँ वो भी मैं गा के बता देती हूँ। जैसे कक्षा 4 का पाठ है दीप जले, दीप जले द्वारे द्वारे दीप जले, सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना, सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना। इस तरह से पंडवानी में मैं जो पाठ है उसको कैसे पढ़ाती हूँ, तो भैया साधु काकर फेस में आ रहा है। तो इस तरह से बोल बोल के उसको बोलते हैं, जौने समय के बेरा मगा आगेगा भोले बाबा। तो इस तरह से गा गा के पढ़े, ये पाठ है।
जी। उसको मैं गाने में और इस तरह से कन्वर्ट करती हूँ, कहानी में और कथा में। तो इस तरह से जैसे अभी जो अवार्ड मिला उसमें 6 लोग का सिलेक्शन हुआ था, 6 शिक्षकों का, उसमें 5 तो जेंट्स टीचर थे और अकेली मैं महिला थी जो जी। पूरे इंडिया से सेलेक्ट हुई थी मोदी जी से बात करने के लिए। तो उसमें मोदी जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा था कि ममता जी, मैंने सुना है आप नए तरीके से पढ़ाती हैं। तो मैंने फिर वो जिस तरह से भी बताया, मैंने गा गा के बताया उनको। तो बोलते हैं सभी शिक्षक क्या ऐसे ही पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा नहीं सर, तो उनको सिखाइए, ये कहा उन्होंने। फिर उसके बाद में फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, ये कहा उन्होंने। तो मैंने कहा सर, स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को बहुत सारे गाने मैंने बना के भेंट किए हैं जो सिग्नल में और स्मार्ट सिटी की गाड़ियों में बजे करके। मैंने टीकाकरण का गाना सुना दिया, चलो चलो दीदी हो, चलो भैया हो, टीका लगाए बरे चले चलो, हमर वैक्सीन मा जबर ताकत है, कोरोना मारे के अबड़ ताकत है, रोटी खा के जाहु वो, भाते खा के जाहु वो, टीका लगाए बरे चले चलो। तो मोदी जी कहते हैं ये गाना आपने लिखा है? मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे शिक्षक क्या क्या नहीं कर रहे हैं करके वो फिर अपने असली वक्तव्य में आ और गए। ये जो कलाकार है ना, वो उसकी कला जो है ना, वो हमेशा व्यक्ति के अंदर जीवित रहती है, चाहे वो किस भी स्वरूप में हो या देश में कोई भी सेवा में चला जाए। हमने ये देखा है कि कलाकार की कला उसके साथ हमेशा रहती है और उसके साथ न्याय तभी हो पाता है क्योंकि वो अंदर से कलाकार है। प्रीतेश जी, आपसे जानना चाहते हैं। मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि वो जो कला है उसके साथ में वो तो जॉयफुल लर्निंग है ही है, साथ में वो सीख रहे हैं जी, चाहे वो पंथी हो, पंडवानी हो, या जो हमारी जो शैली, जो मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, जो पारंपरिक चीजें हैं वो बच्चों में अगले पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही है। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं कि चलो आओ सिखाऊं मैं, तो वो नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये बच्चे जो नहीं आ पाते हैं हम तक, वो शिक्षा के माध्यम से सीख रहे हैं। जी, निश्चित रूप से ये बहुत एक अच्छा प्रयास है। प्रीतेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, व्यवसायीकरण की बात हुई तो व्यावसायिकता की आवश्यकता क्यों रंगमंच को? क्योंकि हमने ये देखा है कि मेट्रो सिटीज में तो जरूर लोग पैसे खर्च करके जाते हैं थिएटर देखने, लेकिन ये कल्चर अभी रायपुर में नहीं है और फ्री में भी दिखाते हैं तो हमने देखा है कि बहुत सारी भीड़ तो इकट्ठा नहीं हो पाती। तो इसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैं सिनेमा की थोड़ा सा सिनेमा का उदाहरण देना चाहता हूँ, 30% मेरे हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, जो इंटरटेनमेंट का जो टैक्स है। तो अगर हम ये देखें कि अगर जिस तरीके से भारत सरकार को आर्थिक रूप से अगर सशक्त हो रही है, उसमें सिनेमा इंडस्ट्री का कितना बड़ा हाथ है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हबीब तनवीर जी जैसा व्यक्ति जिसने थिएटर को और छत्तीसगढ़ को पूरे विश्व में कमर्शलाइज कर दिया जी। रोज यहाँ के जो कलाकार थे, उनके कितने कलाकारों को पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिले, कितने सारे कलाकारों का पूरा जीवन उन्होंने थिएटर से चलाया और बहुत बेहतर हवाई जहाज की यात्रा कर रहा था छत्तीसगढ़ का एक गांव का कलाकार। तो समझिए कि समृद्धि कितनी है थिएटर में, संभावनाएं कितनी है। और ये कब की बात थी? जब हबीब तनवीर थे। हबीब तनवीर के बाद छत्तीसगढ़ में थिएटर को लेकर के ऐसा कमर्शलाइजेशन क्यों नहीं शुरू हो पाया? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो मुझे लगता है, वो है इसको शौक के रूप में काम करना। माफ कीजिएगा, जो शौकीन लोग होते हैं ना, जो थिएटर करते हैं, वो सबको एकत्र कर लिए और थिएटर करते हैं, चंदा कर लिए, जनता से मांग लिए, जनता, वो हो गया समय। अब हमें थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अगर 1 लाख रुपए का हम अगर एक हॉल बुक करके शो कर रहे हैं तो उसकी टिकट हमको 200 रुपए रखनी है और जो जनता है उसको 200 रुपए वो देना पड़ेगा। और भले उसमें से सरकार अपना टैक्स जो लेना है वो भी उसमें इंक्लूड करे, सब्सिडी भी इंक्लूड करे, तब जाकर के छत्तीसगढ़ सरकार, जो आज भूपेश सरकार कला को लेकर के काम कर रही है, कला अकादमी बना रही है, काम तो कला को लेकर बेहतर है, लेकिन सिनेमा की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए सिनेमा बढ़ रहा है। क्योंकि आप पाएंगे कि जिस भी समय काल में राजाओं के हिसाब से कला का डेवलपमेंट होता था, चाहे वो कथक हो, चाहे वो तबला वादन हो, चाहे कोई भी क्लासिकल फॉर्म जो आज हम देख रहे हैं, इसमें उस समय के शासकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर इस समय के जो हमारे शासक हैं, अगर हमारे जो सरकार है, अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान दे कलाकारों को लेकर के, एक ऐसी व्यवस्था बना दे, एक ऐसा कोई तय कर ले
कि हमें इन लोगों को जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनको हम मंथली इतना देंगे, आपका काम है सिर्फ थिएटर करना। जी। तो अगर उस तरीके से उसको कमर्शियलाइज किया जाए तो वो दिन वापस नहीं है कि हबीब तनवीर जैसा दिन वापस आ जाएगा। और एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। कला अकादमी की स्थापना भी की गई है। हाँ। अब मैं हीरा जी आपका भी मत जानना चाहूंगी, क्योंकि आप तो बहुत बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं। हाँ, मैं प्रतीश की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जी। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं यहाँ उस तरह का थिएटर करना शुरू किया, अभी मैं पूरी तरह से प्रोफेशनल ही करता हूँ, मैं जी। बहुत शौकिया नहीं करता हूँ, क्योंकि शौकिया हूँ ही नहीं मैं। मैंने जब यहाँ शुरू किया, क्या नहीं हुआ। हाँ, ये सच्चाई है, ये मेरा व्यवसाय है, जी ये जी मेरा व्यवसाय है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो जब मैंने शुरू किया तो हम लोगों ने जब फेस्टिवल किया तो हम लोगों ने उसमें डोनेशन पास रखा 100 रुपीज। तो पहले दिन जब ऑडियंस देखने आई तो कुछ नाटक वाले ही थे, उनका कहना था यार ये तो फ्री में होता है, अब 100 रुपए दे के कौन नाटक देखेगा। हमने कहा मोस्ट वेलकम, बैठ जाइए, मत दीजिए, बैठ जाइए। और बाकी लोग भी आए, जिनको देना था वो दिए, जो नहीं दे रहे थे उनको हमने मना नहीं किया, ठीक है आप बैठ के देखिए, कोई बात नहीं। नाटक शुरू हुआ, नाटक खत्म हुआ। नाटक खत्म होने के बाद जो लोग बिना पैसे दिए चले गए थे वो वापस आ करके अपने जेब से पैसे निकाल के डाल के गए और ये बोल के गए कि ये डिजर्व करता है। जी बहुत आपने मजबूर कर दिया हमको ये देने के लिए। जी हाँ जी बिल्कुल। तो मैं ये बात कहता हूँ कि भाई हमको वैसा करना पड़ेगा। जी हमको किसी, ठीक है सरकार का काम है, नो डाउट सरकार का जो पक्ष होता है वो पक्ष उनको करना होता है, जी। पर एक बड़ा पक्ष हमारा, हम कलाकारों का होता है कि हम वैसा काम करें। हम डिपेंडेंट क्यों हैं, हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। हम सर, हमारा समय- लेना देना हाँ, दर्शकों से है। जी बिल्कुल। तो समय अगर की हमने कमी है। दर्शक, हाँ जी तो लेकिन अब हम चाहेंगे कि चलते चलते आपकी जो क्रांति का एक मुखड़ा हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपको जैसे थिएटर शुरू होता है और जो आपके गीत शुरू होते हैं, ऐसा कुछ पंक्ति जरूर आप गुनगुना दे तो आज की जो चर्चा वो बड़ी सार्थक हो जाए। मैं सुना दूं एक? हाँ हाँ प्रतीश, प्रतीश, स्वागत है, स्वागत। जी जी ये किसकी पंक्ति है ये आप थोड़ा सा ढूंढिएगा, हर चीज बताना जरूरी भी नहीं है। जी। रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है, रुख से अपने रफ्ता रफ्ता पर्दा उठता जाए है। माफ कीजिएगा, इसके बाद कोई थोड़ा बात सा। नहीं सर। ऊंचे से ऊंचे उससे भी ऊंचे और ऊंचे जो रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे उससे भी ऊंचे और ऊंचे जो रहते हैं, उनके नीचे का खालीपन, उनके नीचे का खालीपन कंधों से पटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है। गालिब मीर की दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए, गालिब मीर की दिल्ली देखी देख के हम हैरान हुए, उनका शहर लोहे से बना था, उनका शहर लोहे से बना था, फूलों से कटता जाए है, रफ्ता रफ्ता नजरबंदी का जादू घटता जाए है। बहुत खूब। आप तीनों। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यदि आपको थिएटर से प्रेम नहीं है तो भी आज की इस चर्चा से आपको थिएटर से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि हम सब रंगमंच के कलाकार हैं। जीवन में भी हम किसी किरदार को निभा रहे हैं। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।